गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग विवाह का, ये हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी या चौथी क्लास है मैम? थर्ड क्लास है। अच्छा, तो देखिए हमने शीघ्र विवाह के योग पढ़े थे अपनी लास्ट क्लास में, और एक केस स्टडी भी किया था जिसको आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। और इस केस स्टडी में हम ये देखेंगे कि उस समय क्या दशा रही और क्या गोचर रहा जिसकी वजह से ये विवाह हुआ। लेकिन हमें उससे पहले विवाह और में दशाओं और गोचर के नियम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम विवाह में दशाएं और विवाह में गोचर को स्टडी करें, और फिर उसके बाद ये फैसला करें कि ये विवाह क्यों हुआ। ठीक है, उसी समय पे क्यों हुआ, ऐसी क्या दशाएं रही। चलिए, तो कह रहे हैं कि विवाह तथा दशाएं, विवाह समय निर्धारण के लिए कुंडली में विवाह योग होना आवश्यक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने ये पढ़ा था कि 7th लॉर्ड पे, 7th हाउस पे, शुक्र पे, इन सब पे पीड़ा नहीं होनी चाहिए, यानी कि विवाह हो सकता है। उसके बाद यदि किसी की कुंडली में प्रबल विवाह योग है तो उपयुक्त दशा तथा गोचर करवाते हैं। दशाएं कौन कौन सी हो सकती है? लग्नेश की, सप्तमेश की, लग्न में स्थित या लग्न से संबंध रख बनाने वाले ग्रह की, और सप्तम भाव में स्थित या संबंध बनाने वाले ग्रह की। ये वाली लाइन समझ आ गई? इस लाइन में कोई प्रॉब्लम? लग्नेश की दशा हो, सप्तमेश की दशा हो, लगन में स्थित ग्रह की दशा हो, या लग्नेश से संबंध या लगन से संबंध बनाने वाले ग्रह की दशा हो, सप्तमेश से संबंध या सप्तमेश में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, लग्नेश सप्तमेश से संबंध बनाने वाले ग्रह या शुक्र या इनसे संबंध बनाने वाले ग्रह की दशा में भी शादी हो जाती है। पंचमेश और नवमेश की दशा में भी शादी होती है। राहु की दशा में शादी हो जाती है। द्वितेश और द्वितेश से संबंधित ग्रहों की दशा में भी शादी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सप्तमेश के नवांश की दशा में, यानी कि सप्तमेश D9 में, 7th लॉर्ड D9 में जिस राशि में जाकर बैठे वही होगा ना सप्तमेश का नवांश, उसकी दशा में भी शादी हो सकती है। या सप्तमेश जिस राशि में है उसके स्वामी की दशा में भी शादी होती है। या सप्तमेश जिस नक्षत्र में हो, सप्तमेश का नक्षत्र भी नोटिस कर लेना चाहिए, उसके स्वामी की दशा में भी, या सप्तमेश के मित्र की दशा में भी शादी हो सकती है। साथ साथ शुक्र जिस नक्षत्र में स्थित हो उसके स्वामी की दशा में शादी हो सकती है। तो शादी होने के लिए बहुत सारी दशाएं ऐसी हैं जो सूटेबल मानी जाती हैं। चूंकि विवाह कराने वाले चंद्रमा, बुध तथा गुरु को शुभ तथा दाम्पत्य सुख के लिए उपयोगी मानते हैं, अतः उनकी दशा में भी विवाह संभव है। किसकी? चंद्रमा की दशा में, बुध की दशा में, गुरु की दशा में। नवांश लग्नेश की दशा में भी विवाह संभव है। D9 का जो लग्नेश है उसकी दशा में भी शादी संभव है। यदि नववांश का लगन वृश्चिक हो तो मंगल की महादशा अंतरदशा में विवाह की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तो ये कुछ सूत्र हैं जो बताते हैं कि कौन सी दशा में शादी हो। तो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, जो हमने कल स्टडी किया था कि इनका शीघ्र विवाह हुआ है। शीघ्र विवाह का मतलब इनकी 19 साल की उम्र में शादी हुई। इनका जन्म 1985 का है और शादी इनकी 2004 में हुई है। जुलाई 2085 का जन्म है और अक्टूबर 2004 में शादी हुई है। तो ये कितने समय साल की रही होंगी? ये महिला की कुंडली है। लगभग 19 साल। लगभग 19 साल की उम्र में इनकी शादी हुई है, यानी कि अर्ली मैरिज है। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर देखेंगे हम कि ऐसी कौन सी दशा इनकी रही। तो जब मैंने इनके दशा चक्र को देखा तो मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर चल रही थी जब इनका विवाह हुआ है। इनका विवाह हुआ है 11 अक्टूबर 2004 में। तो अगर हम मंगल जो महादशा लॉर्ड है तो वो देखें तो वो लगन में है और सप्तम भाव को देख रहे हैं। अंतरदशा लॉर्ड को देखें तो वो इनके लग्नेश ही है, और राहु को देखें तो राहु इनके लाभ भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा इनके द्वितीयेश हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दशा बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रही थी शादी के लिए। कल हमने ये तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था कि हाँ इनकी चार्ट में अर्ली मैरिज के योग हैं। अब अर्ली मैरिज के कौन कौन से योग होते हैं हम उनको यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे। आज हम दशा और गोचर की ही बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि महादशा लॉर्ड मंगल है, वो लगन में ही बैठे हैं, और अगर D9 में देखें तो लग्नेश मंगल ही है। दूसरी बात कि अगर अंतरदशा लॉर्ड को देख रहे हैं तो वो लग्नेश है। तो लग्नेश यहां पर D9 में भी मांगल्य, इनके लिए मांगल्य भाव के स्वामी हैं, और वहां पर मंगल भी है। इसके साथ साथ राहु, प्रत्यंतर दशा में राहु थे। तो प्रत्यंतर दशा में अगर राहु थे तो राहु लाभ भाव में बैठे हैं, मंगल के राशि में ही बैठे हैं। इसी तरह से D9 में भी राहु को चेक करें तो ये शय्या सुख के भाव में यहां बैठे हुए हैं। चलिए, प्रत्यंतर दशा को तो इतना हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ महादशा और अंतर दशा को तो हम के स्वामियों को तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब अगर हम बात करें गोचर की, दशा से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो? है कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने परसों की क्लास में बताया था कि अर्ली मैरिज का सो एंड सो जो भी रीजन है, तो एग्जैक्ट अगर किसी को ऐसे आपने बोला कि इनकी मैरिज हुई थी इस रिलेटेड महादशा में, 7th हाउस या लग्न लॉर्ड की महादशा में या अंतरदशा में, तो एग्जैक्ट वो बंदा मतलब बता कैसे पाएगा? ऐसी अंतरदशा दशा नहीं आती, बट अंतरदशा तो मल्टीपल टाइम आती है। तो एग्जैक्टली हम मतलब वो ट्रिगर कैसे किया कि भाई इसी उस पे आएगी? एज भी तो हो जाती है ना, 7th हाउस भी तो एक्टिवेट होता है ना, 7th लॉर्ड भी तो एक्टिवेट होता है ना। अभी वो ट्रिगर कैसे हुआ वही तो दशा में पता चल रहा है ना, कि दशा उसके बाद गोचर। इसीलिए तो हम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है कि ट्रिगर कैसे हुआ, दशा ने उसको ट्रिगर किया। तो जैसे अभी आपने सॉरी हाँ हाँ हाँ, अभी बोलो। जैसे आपने मैम बोला कि फर्स्ट हाउस की वो अंतरदशा थी जो भी अभी हम पढ़ रहे थे, तो थोड़े टाइम बाद तो उसकी महादशा भी वो 7th हाउस की भी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी। ठीक है। और क्या कहते हैं, वो भी 2 4 5 साल 6 साल में ही आएगी। अंतरदशा तो साल 2 साल 3 साल की होती है मैक्स टू मैक्स, तो वो तो 19 ईयर्स की थी। और अब मतलब हम 30 मतलब आपका 31 ये तो कहना है कि आने वाले समय में भी तो वो दशाएं आएंगी? हाँ जी तब मैम। क्यों नहीं हुई और अभी क्यों हुई है? क्योंकि हाँ उनके जी, हाँ जी। कुंडली में अर्ली मैरिज के योग हैं। उनकी कुंडली में अर्ली मैरिज के योग हैं, जो हमने पिछली क्लास में लगा कर देखे हैं। पहले हमने योग चेक करने हैं। तो जब हमने योग चेक किए तो हमने ये पाया कि अर्ली मैरिज के उनकी कुंडली में योग हैं, और उस पे दशा भी आ गई, दशा का साथ भी मिल गया।
तो हमारा फर्स्ट रूल ऐसे मतलब हम अप्लाई करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि उसके चार्ट में कि अर्ली मैरिज है योग या कौन लेट से? मैरिज है। यस, पहले पीएसी देखा जाता है। पीएसी यानी कि प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन से योग देखे जाते हैं। सबसे पहला ये है संभावनाएं हैं कि नहीं है। जैसे अभी मैं आपको यहीं पर जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया, एक सेकंड देना, जब ये मैंने दशा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पहली लाइन क्या पढ़ी है, ध्यान देना, समय निर्धारण के लिए कुंडली में विवाह योग होना आवश्यक है। ये देखो लिखा है ना, पहली ही लाइन, पहली लाइन क्या लिखी है, समय निर्धारण के लिए, विवाह समय निर्धारण के लिए कुंडली में विवाह योग होना आवश्यक है। यदि किसी कुंडली में प्रबल विवाह योग हो तो उपयुक्त दशा और गोचर विवाह करवाते हैं। और हमने जो कुंडली उठाई है उसमें कौन सा योग है, शीघ्र विवाह योग। यानी कि अर्ली मैरिज। आई होप आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी प्रतिभा बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ना प्रीवियस क्लास से है कि हम जब D1 के सप्तमेश को और सप्तम भाव को D9 में चेक करते हैं, ठीक है, कि वो उसकी वहां पे क्या पोजीशन है, लेकिन हम फिर D9 के 7th हाउस और 7th हाउस को वाइस कैसे वर्सा भी कर सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, इसको ना हाँ। देखते हैं। पिछले दिनों हम लोग एक कुंडली देख रहे थे तो उस लड़की का प्रेम विवाह हुआ तो उसने कहा कि मेरे को तो D1 में तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन D1 के 5th लॉर्ड और ये वाले लॉर्ड तो किसी भी तरह से आपस में संबंध नहीं बना रहे थे, ठीक, लेकिन D9 के 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड मिलकर युति में D1 में बैठे थे। अच्छा, तो हम उसको सेपरेट भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ जी, हम उनको ऐसे भी देख सकते हैं और इधर से इधर भी देख सकते हैं, यानी कि D1 में जो योग D9 में भी चेक कर सकते हैं और D9 के योगों को D1 में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ, और कोई क्वेश्चन है? नहीं अभी। अच्छा, अब हम ये जो हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि विवाह में कौन कौन सी दशाएं सूटेबल होती हैं। तो लग्नेश की दशा हो जाए, तो यहां हमने जो केस ली उठाया है वहां पर हमने देखा मंगल की दशा है और मंगल लगन में बैठे हैं, और इस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है लगन में स्थित या संबंध वाले बनाने वाले ग्रह की दशा हो तो विवाह हो जाता है। यहां देखिए पहली स्टेटमेंट में लग्नेश सप्तमेश लगन में स्थित या संबंध बनाने वाले ग्रह, ये दिख रहा है आप लोगों को जिसपे मैंने हाईलाइट किया है। तो जब लगन में स्थित ग्रह की महादशा आई, यानी कि कौन सी, मंगल, मंगल की महादशा आई, और अंतरदशा किसकी आई, लग्नेश की अंतरदशा आई। बुध इनके लग्नेश थे, तब इनके विवाह के योग बन गए। जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश से संबंध बनाने वाले ग्रहों की ही दशा आए, ये इनसे संबंधित भी आ सकती है। कि क्या अब हमें इसे चंद्रमा से भी चेक करना चाहिए? अगर हम चंद्रमा से चेक कर रहे हैं तो राहु की प्रत्यंतर दशा काम कर गई, और अगर हम शुक्र से चेक कर रहे हैं तो शुक्र से सप्तमेश की महादशा काम कर गई। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल एक सूत्र पढ़ा था कल की क्लास में कि हमें लग्न से सप्तम, दूसरा चंद्रमा से सप्तम, और तीसरा शुक्र से सप्तम को भी चेक करना चाहिए विवाह के बारे में बताने के लिए। तो क्या हमें दशाओं को ऐसे नहीं देखना चाहिए? तो चलो देख लेते हैं। अगर हम इनके D1 चार्ट में ये चेक करें कि शुक्र से सप्तम, तो शुक्र से सप्तमेश कौन है, मंगल, जिनकी महादशा है।
लग्न से सप्तम, लग्न से सप्तम तो गुरु है, तो गुरु का कोई रोल नहीं आ रहा, लेकिन लग्नेश तो है बुध। और नियमों में हमने पढ़ा ही है कि लग्नेश या लग्न में स्थित ग्रह की दशा हो। अगर चंद्रमा से देखें तो प्रत्यंतर के समय राहु चंद्रमा के साथ ही बैठे हुए हैं, जो प्रत्यंतर दशानाथ है। ठीक है ना। इसी चीज को अगर हम D9 में चेक करना चाहें तो लग्नेश की महादशा है। और अगर शुक्र से देखें तो शुक्र से सप्तमेश की महादशा है। चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा से सप्तमेश की अंतरदशा है। और ये चंद्रमा से सप्तम भाव में ही मंगल भी बैठे हुए हैं, जो महादशानाथ है। तो घूम फिर के ये तीनों महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ कहीं ना कहीं किसको अफेक्ट कर, ट्रिगर कर रहे हैं, मैरिज के टाइम को। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? अब हमने क्या किया, चंद्र लगन से भी देख लिया और चंद्रमा से भी देख लिया और किन से देख लिया, शुक्र से भी देख लिया। और अर्ली मैरिज के योग इनके हैं ही हैं। D1 में भी चेक कर लिया और D9 में भी चेक कर लिया। आर यू पीपल सेटिस्फाइड? ये ठीक लग रहा है इनके चार्ट पे? जी मैम। आप क्या कीजिएगा, अपने पास अर्ली मैरिज के चार्ट्स को रखिएगा। आप 3 लोग बैठे हो, 3 कम से कम चार्ट अपने अपने पास रखिएगा। और ये जो सूत्र भेजे जाएंगे ये आप उन पे अप्लाई करना, उसके नोट्स बनाना। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप नोट्स बनाना। फिर अभी जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो भी करना, D1 पे D9 पे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे गोचर। क्या लगाएंगे अब हम? गोचर। अब देखिए, शादी इनकी हुई है 11 अक्टूबर 2004 में, लेकिन रिश्ता तो पहले हुआ था। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा मई में रिश्ता हुआ था। अक्टूबर में शादी तो हुई है, लेकिन रिश्ता कब हुआ? मई में। तो हमने मई का और अक्टूबर का दोनों का गोचर का चार्ट वहां पर लगा कर देखा। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि गोचर को चेक करने के लिए, अब देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले स्लाइड में देखिए, मैंने यहाँ पर 15 मई 2004 का चार्ट ये लगाया है कुंडली, और ये लगाया है अक्टूबर 11 की। ये आप लोगों को विजिबल है? विजिबल है ये? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पर हमने दोनों कुंडलियों को मिथुन लगन से ही बना के रखा, क्योंकि जातिका का जो लगन है वो मिथुन लगन है। ठीक है। तो जब हमने मिथुन लगन से ही बना के रखा, जिस समय रिश्ता हुआ, सगाई हुई और शादी हुई, दोनों का हमने पहले हम सगाई हुई वाले का देखेंगे। तो जब सगाई हुई, अभी हमने गोचर से रिलेटेड, ये हमारा क्या है? गोचर। अभी हमने गोचर से रिलेटेड नियमों को नहीं पढ़ा, तो चलिए पहले नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें नियम नहीं पता होंगे तब तक हम इनमें क्या देखें ये चीज समझ नहीं आएगी। तो हम क्या अब कर रहे हैं, अब हम गोचर के नियम पढ़ेंगे। पहले मैं ये थोड़ा सा ये लाइंस को हटा दूं। चल, विवाह और गोचर यहां से पढ़ना मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। लग्नेश की राशि या लग्नेश नवांश में जिस राशि में स्थित हैं वहां या उससे पंचम नवम त्रिकोण में शुक्र या सप्तमेश का गोचर विवाह को सफल करता है। ये सगाई अथवा विवाह के लिए बल प्रदान करते हैं। अब इस कुंडली में लग्नेश की राशि कौन सी है? मिथुन राशि। और लग्नेश कौन है? बुध है। नवांश में जिस राशि में स्थित हो,
ठीक है, तो इनके नवांश में ये किस राशि में स्थित है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो बुध कौन से राशि में स्थित है, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में स्थित है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए, जरूरी नहीं है सारे ही सूत्र लग जाएंगे, पर कोई ना कोई सूत्र तो लगेगा, देखेंगे। अच्छा, नवांश में जिस राशि में स्थित हो वहां या उससे पंचम नवम में शुक्र या सप्तमेश का गोचर विवाह को सफल करता है। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि गोचर के समय क्या कोई शुभ ग्रह इनके, क्या स्टेटमेंट है, लग्नेश की राशि में या लग्नेश जिस राशि में नवांश में हो उससे त्रिकोण में शुभ ग्रह का गोचर। तो या पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर शुभ ग्रहों का गोचर चेक कर लेते हैं। तो शुक्र का गोचर हो रहा है, और शनि और मंगल का भी हो रहा है। अब बुध जिस राशि में, बुध तो इसी राशि में है। नवांश में हमने देखा था ना कि कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में त्रिकोण में, तो ये शुक्र का गोचर हो रहा है। साथ साथ गुरु की दृष्टि भी आ रही है, अभी ये चीज हम अभी बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ शुभ ग्रह का गोचर, साथ साथ अशुभ ग्रहों का गोचर भी है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। बीच में आता है कि सप्तमेश की राशि, तो इनके चार्ट में सप्तमेश की राशि कौन सी है, धनु राशि। सप्तमेश की राशि या नवांश में त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर विवाह की संभावनाएं देता है। अगर अब हम इनके देखें कि सप्तम भाव में जो राशि है वहां से त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर हो तो विवाह की संभावनाएं बनती हैं। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसा है? जी मैम, गुरु की पंचम दृष्टि आ रही है ना सप्तम भाव गुरु पे। का गोचर इनके त्रिकोण में सप्तम भाव के त्रिकोण में हो रहा था जब सगाई हुई। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। सप्तमेश की राशि या नवांश से त्रिकोण का में विवाह गोचर, बृहस्पति का गोचर विवाह की संभावनाएं देता है। अन्य विद्वानों के अनुसार लग्नेश और सप्तमेश के राशि अंश जोड़ने पर, और लग्नेश और सप्तमेश के राशि अंश जोड़ने से हमें क्या मिलता है, विवाह सहम। यही बात याद है सभी को जी मैम। कि जब हम लग्नेश की राशि के अंश जोड़ते हैं या सप्तमेश की राशि के अंश जोड़ते हैं, राशि अंश जोड़ते हैं, तो विवाह सहम मिलता है। विवाह सहम पर गुरु का गोचर विवाह करने वाला माना गया है। तो एक बार हम इनका विवाह सहम भी निकाल लेते हैं। तो इनका जो लग्नेश है वो है बुध। बुध का लॉन्गिट्यूड अभी बताती हूँ। और सप्तमेश है गुरु। गुरु के लॉन्गिट्यूड भी एक सेकंड में बताती हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा इसे। पूरी कुंडली में जानबूझ के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर ऐसे आइडेंटिटी रिवील होती है। तो यहां पर जो, एक सेकंड, बुध के का लॉन्गिट्यूड है वो है 3 साइन, आप लोग लिख रहे हैं 3 साइन 23 डिग्री 21 मिनट 47 सेकंड। 3 साइन 23 डिग्री 21 मिनट 47 सेकंड। और गुरु का है 9 साइन 21 डिग्री 10 मिनट 7 सेकंड। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने क्या बताया। दोबारा बताऊं क्या गुरु का? मैम 7 सेकंड है ना? एक सेकंड, हाँ जी 7 सेकंड है। ठीक। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा। हाँ जी, बुध का कितना था?
मैम बुध का मैम है हाँ जी, सॉरी, 3 सायन 23 चलो बोल बोल दो बोल दो बोल दो 3 साइन 23 डिग्री 21 मिनट 47 सेकेंड। ठीक है। गुरु है 9 साइन 21 डिग्री 10 मिनट 7 सेकेंड। अब इनको जोड़ लीजिए। टोटल आया मैम 1 साइन 14 डिग्री 31 मिनट 54 सेकेंड। तो वृषभ में इनका इसका विवाह मतलब हो गया वृषभ राशि में इनका विवाह विवाह सहम हो सहम गया। आया। हाँ जी। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पर VS लिख दिया और ये हटा देते। अब नियम कह रहा है यहाँ पर कि लग्नेश और सप्तमेश के राशि अंश जोड़ने पर प्राप्त राशि अंश पर गुरु का गोचर विवाह करने वाला माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विवाह सहम अगर वृषभ राशि में है, मैम स्क्रीन प्लीज। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई मेरी तरफ से, तो शेयर है, मेरी तरफ से शेयर है, मैं दोबारा करती हूँ। देखिए वेट अ लिटिल, ये क्या हो रहा है? Is it visible now? नहीं अब आगे अब दिखाई दे रहा है? इनका जो विवाह सहम आया वो कहाँ आया था? वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में तो अभी यहाँ पर गुरु का गोचर नहीं हो रहा, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, लेकिन सप्तम भाव के त्रिकोण में तो इनका गोचर हो रहा है। तो ये वाला सूत्र तो लग रहा था, लेकिन इसी चीज को अगर हम विवाह के समय के लिए देखें तो उस समय गुरु जो थे वो राशि परिवर्तन कर चुके हैं और विवाह सहम के त्रिकोण में हैं और विवाह सहम को दृष्टि भी दे रहे हैं। ये विवाह के समय का है जब शादी हुई है और ये हुई है जब सगाई हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े। उसके बाद कहते हैं कि चंद्रमा तथा सप्तमेश। आई होप ये 3 पॉइंट समझ आ गए हैं, यहां तक मुझे कोई ऐसा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हाँ या ना कह देंगे तो मैं समझ जाऊंगी। यस मैम क्लियर है। मैम क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा तथा सप्तमेश के नक्षत्र स्वामी के भोगांश को जोड़ें। प्राप्त राशि अंशों पर बृहस्पति के गोचर होने पर भी विवाह को सफलता मिलती है। चंद्रमा तथा सप्तमेश के नक्षत्र स्वामी, तो यहां सप्तमेश कौन है? गुरु। गुरु अगर मकर राशि में बैठे हैं और 23 डिग्री के हैं तो कौन से नक्षत्र में हुए? चंद्रमा अगर मेष राशि में है, एक बार मैं इनका आपको चेक करके बताती हूँ। चंद्रमा मेष राशि में 28 डिग्री के हैं, 28 डिग्री के, तो कौन सी राशि हुई, नक्षत्र हुआ? तो मेष में 28 डिग्री पे तो कृतिका नक्षत्र हुआ। इनके चार्ट में मेष में ही तो है, ये देखिए चंद्रमा मेष में है ना, यहाँ पे भी देखिए लिखा है कृतिका नक्षत्र। ठीक है, अब आगे बढ़े। गुरु अगर मकर में 23 डिग्री के हैं तो कौन से नक्षत्र में हो गए? तो गुरु जी का नक्षत्र है श्रवण। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा तथा सप्तमेश के नक्षत्र स्वामी, यहाँ पे नक्षत्र स्वामी कौन हुए? सूर्य, और यहाँ पे नक्षत्र स्वामी हुए चंद्रमा। दोनों को जोड़ें, उनके भोगांशों को जोड़ें, यानी कि सूर्य के भोगांश को जोड़ेंगे और चंद्रमा के भोगांश को जोड़ेंगे,
प्राप्त राशि अंशों पर बृहस्पति का गोचर भी विवाह को सफलता देता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे विवाह से हम निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम नक्षत्रों से भी ये स्थिति निकाल सकते हैं। पर उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें चंद्रमा और सप्तमेश के नक्षत्र स्वामियों के भोगांशों को जोड़कर ये पता लगाना है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने ये पता लगा लिया कि चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सूर्य, और सप्तमेश का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। तो अगर हम चंद्रमा और इनके भोगांशों को जोड़ दें तो हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इनके चार्ट में तो हम ऑलरेडी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कि गुरु की दृष्टि आ रही है उनके ट्राइन पर, और यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि है। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग लगाकर देखिएगा। जिस चार्ट में ये वाला सीन ना लगे तो इसको लगाकर देखना होता है। अब इसमें अगर हाँ जी, ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अप्लाई करके देखिएगा। जहां पर लगे नहीं ये बन रही बात, वहां हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगला स्टेप अगला पॉइंट ये कहता है कि सप्तम भाव या उसके त्रिकोण पर जब जब बृहस्पति का गोचर होगा तब भी विवाह कराता है। अभी हमने ये तो ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर लिया था कि सप्तम भाव के त्रिकोण पर बृहस्पति का गोचर हो रहा था। अगला पॉइंट कहते हैं कि जातक के जन्म लगन पर शुभ तथा बलवान ग्रहों का, शुभ व बलवान ग्रहों का गोचर का प्रभाव सप्तम भाव को सुदृढ़ बनाता है। तो गोचर के समय इनके लगन में तो बहुत सारे ग्रहों का गोचर हो रहा है। सगाई के समय, खासकर सगाई के समय एक तो शुक्र का गोचर हो रहा है, एक शनि का गोचर हो रहा है, एक और शुक्र यहाँ पे कौन है? पंचमेश है। शनि कौन है? भाग्येश है। और मंगल कौन है? लाभेश है। तो अगर हम लाभेश को एक बार को साइड में कर दें तो पंचमेश और भाग्येश को तो नहीं छोड़ सकते ना। ये तो एक बहुत अच्छी स्थिति हो गई कि भाग्येश का और पंचमेश की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव पर पड़ रही है। और यही स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है, जातक के जन्म लगन पर शुभ व बलवान ग्रहों का। अब यहाँ कौन कौन से बलवान ग्रह हो गए? 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का गोचर प्रभाव सप्तम भाव को सुदृढ़ बनाते हैं। किसके लिए? विवाह के लिए। ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई? यस मैम। गुड। महादशानाथ, यहाँ महादशानाथ कौन है? मंगल। अंतरदशानाथ कौन है? बुध। ग्रह पर गोचर के सूर्य का संचार विवाह के महीने को दिखाता है। और महीने कौन से महीने में विवाह हुआ है इनका? अक्टूबर में। तो अक्टूबर का अगर हम देखें तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, महादशानाथ या अंतरदशानाथ पर। महादशानाथ कौन है? मंगल। अंतरदशानाथ कौन है? बुध। और उस पर ही वो तीनों ही एक साथ गोचर कर रहे हैं। वो तीनों एक साथ गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है इनके ऊपर गोचर करना चाहिए। तो मंगल का गोचर यहाँ, सूर्य का गोचर यहाँ और बुध का गोचर यहाँ हो रहा है।
जबकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि सूर्य का गोचर अगर यहाँ हो रहा होता या यहाँ हो रहा होता तो ये एक अच्छी स्थिति बन जाती, लेकिन गोचर के समय इनके महादशानाथ, अंतरदशानाथ और सूर्य का गोचर एक साथ हो रहा है। इस स्थिति को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट ये कहती है कि महादशानाथ पर और अंतरदशानाथ पर सूर्य का विवाह, सूर्य का संचार विवाह के महीने को दर्शाता है। और जब हम इनके विवाह के महीने को देख रहे हैं तो हमने देखा कि तीनों ही दशानाथ, अंतरदशानाथ और सूर्य एक साथ गोचर करने लगे। मैम हाँ जी, किसी भी घर मतलब किसी भी भाव में करेगा एक साथ गोचर? नहीं देखो, स्टेटमेंट तो ये कहा गया है कि इसके ऊपर करना चाहिए था गोचर, ऊपर गोचर करना चाहिए था, यानी कि सूर्य का गोचर। मैम सही आ रहा है मैम, देखो उल्टा चलो। सूर्य जब कन्या में है तो अक्टूबर में आता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है मैम, वही गिन रही थी। आता है तो मैम वो अक्टूबर की डेट जो निकली है सही निकली है, देखो आप, क्योंकि मैं उल्टा गिन रही थी अभी मकर से, तो जो जनवरी में मकर है तो दिसंबर में धनु, जनवरी है, ये दिसंबर है, धनु आ गया, ये नवंबर है, हाँ ये अक्टूबर, हाँ ये अक्टूबर है, अक्टूबर शुरू यहीं से हो जाता है, हाँ यहाँ पे है, तो इसी में 11 के बीच बीच में आया है, तो ये कन्या में ही है। बिल्कुल ठीक आया है ये तो, हाँ ठीक है। लेकिन हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि या तो यहाँ होता या यहाँ होता, लेकिन इनका आपस में एक साथ गोचर भी इसको सपोर्ट करेगा। ये वाली जो 6th स्टेटमेंट है ना, इसके एवज में बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, आई होप ये वाली बात समझ आ गई। बढ़े आगे जी। जन्म कुंडली की चंद्र राशि से 2, 5, 7, 9, 11 भाव में बृहस्पति का गोचर विवाह में सहायक होता है। तो चंद्र राशि से देखना चाहिए अब हमें। तो जन्म कुंडली की चंद्र राशि इनकी कौन सी है? मेष राशि। तो मेष राशि से कौन से भाव में गोचर कर रहा है ये बृहस्पति? यहां पर देख सकते हैं हम, चंद्र राशि इनकी मेष है और सिंह राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि चंद्र राशि से दूसरे 5वें, तो 5वें में तो गोचर हो ही रहा है, या तो दूसरे भाव में हो या 5वें में हो, 7वें में, 9वें में, 11वें में। तो चंद्र राशि से 5वें भाव में इनके, चंद्र राशि से 5वें भाव में बृहस्पति का गोचर यहाँ पर हो रहा है सिंह राशि में। या तो यहाँ होता गोचर या यहाँ गोचर होता गुरु का, 7वें में गुरु का गोचर होता। और क्या बताया है? 2, 5, 7, 9, 11 और 9 और 11। तो 9 क्या हो गया? यहाँ पर होता गुरु का गोचर, लेकिन 5वें में तो है ही गुरु का गोचर इनके चार्ट में। देखिए धन योग वाला सिस्टम हो गया ना, 2, 5, 7, 9, 11। जी हाँ, जो इनके शुभ स्थान है। हाँ जी। तो गोचर भी एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है शादी को। अब अगली बात जो हम बहुत कॉमन पढ़ते हैं, दोहरा गोचर। जब इनकी सगाई हुई है तो गुरु यहाँ है और शनि यहाँ है और दोनों की सम्मिलित दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और डबल ट्रांजिट यानी कि दोहरा गोचर बन रहा है। ठीक है ना? इसी तरह से जब शादी हुई है उसको देखें तो गुरु यहाँ है, शिफ्ट हो गए हैं, और शनि यहाँ है और दोनों का दोहरा गोचर जातिका के मांगल्य भाव पर पड़ रहा है। तो जब सगाई हुई तब 7वें भाव पर, और जब शादी हुई तो मांगल्य भाव पर इसका प्रभाव हुआ। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो हम केस स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने ये जान लिया था कि इनकी अर्ली मैरिज हुई है, तो अर्ली मैरिज के समय हमने ये भी जान लिया आज
कि दशा और गोचर ने कैसे सपोर्ट किया इनकी शादी को, क्योंकि महादशा इनकी मंगल की थी, अंतरदशा बुध की और प्रत्यंतर दशा राहु की। तो महादशा और नाथ और अंतरदशा नाथ के साथ साथ गोचर, गोचर ने किस प्रकार प्रभावित किया। तो दोहरा गोचर के नियमों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक और सूत्र है जो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये भी गोचर का नियम है। कहते हैं कि विवाह का जिस दिन दिन हो ना, विवाह के दिन गोचर का मंगल जन्म के शुक्र को दृष्टि करता है। तो अगर हम इनका चार्ट देखें तो जन्म का शुक्र कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि ये वृष राशि में है। और गोचर का जो मंगल है उसको अगर हम चेक करें, गोचर का मंगल मैम ये कन्या में मैम, कन्या में है, यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। वृषभ राशि को तो ये प्रभावित नहीं कर रहे। लेकिन एक सूत्र ये भी कहता है कि जिस दिन विवाह हो, विवाह के दिन गोचर का मंगल जन्म के शुक्र को दृष्टि करता है अथवा जन्म के मंगल से संबंध स्थापित करता है। ये भी वो बोल कर रहा है, अपनी राशि को देख रहे हैं। उसको चेक कर लेते हैं। जन्म का मंगल तो इनका मिथुन में बैठा हुआ है, जन्म का मंगल मिथुन में है, लेकिन सगाई वाले दिन का तो कर रहा है। ये अगर आप ध्यान दो, सगाई वाले दिन का तो कर रहा है, शादी वाले दिन का ना कर रहा हो, लेकिन सगाई वाले दिन, क्योंकि इनका नेटल मंगल भी तो यही है मिथुन राशि में, और मंगल का गोचर भी वही हो रहा है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। ये गोचर की कुंडली है हम्म। और ये इनकी जन्म कुंडली है, और जन्म कुंडली में मंगल इनके लगन में ही है, तो मंगल का गोचर लगन में ही हो रहा है। तो हाँ, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही फिट बैठ गई है। कौन सी? कि कहीं ना कहीं जन्म के मंगल पर, ये देखिए ये लिखा है ना यहाँ, जन्म के मंगल पर किसका, विवाह के दिन का मंगल या तो शुक्र को दृष्टि करे या उस मंगल को ही स्थापित करे। ठीक है, वो कहते हैं जब गोचर का मंगल लगन पर या सप्तम भाव को या इनके स्वामियों को अपनी दृष्टि या उनके ऊपर से भ्रमण करते हुए प्रभावित करे तो 45 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाती है। ये भी एक नियम है, इस नियम को भी अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मई में सगाई हुई है और चौथी दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह के नियमों को हमें अप्लाई करके देखना चाहिए दशा में और गोचर। गोचर का बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है।